पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर 13 है हमारा और इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था, अगर आपने देखा नहीं है तो आप उसे भी देख सकते हैं। पार्ट 1 में मैंने बेसिक बताया था कि महात्मा गांधी के बारे में, फिर उनकी मेन चीज़ें उन्होंने जैसे 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाला जो पार्ट था उसके बारे में बताया था। फिर उसके बाद हमने उनकी जो चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद के जो आंदोलन वगैरह थे उसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ा था और ठीक है, महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट का विरोध करा, महात्मा गांधी को जेल हुई, पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, काफ़ी चीज़ों को हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया था, तो रिवीजन आपका वहीं से हो जाएगा। अब आते हैं हम यहाँ पे आगे, यहाँ से देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। ये लाइन मैंने ऐसे ही ले लिया, हालांकि मुझे लेने की जरूरत नहीं थी, मैंने पिछले पार्ट में अच्छे से बताया था कि महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट का विरोध करा। क्या था रोलेट एक्ट, कैसे विरोध करा, ये सारी चीज़ें मैंने पार्ट 1 में बताई हैं, अगर नहीं देखा आपने तो देख लो। अब आते हैं हम आगे से, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, रिकैप करते हैं। ठीक है, गांधी जी ने क्या करा, खिलाफत आंदोलन से हाथ मिला लिया। यानी कि जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था मुसलमानों का, कांग्रेस ने भी समर्थन किया था इसका और महात्मा गांधी ने क्या करा, इनसे हाथ मिला लिया। तो क्वेश्चन बनता है कि खिलाफत आंदोलन क्या था, क्योंकि खिलाफत आंदोलन याद कर लेना तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन उसे समझना भी चाहिए हमें। तो क्या था खिलाफत आंदोलन, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। ठीक है, देखो ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है खिलाफत आंदोलन क्या था। खिलाफत आंदोलन जो था वो मोहम्मद अली 1919 और 20 मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। यानी जो भारत में रहने वाले मुसलमान थे उनका एक आंदोलन था और इसका नेतृत्व किया था दो लोगों ने, एक मोहम्मद अली थे, दूसरे शौकत अली थे। इन्होंने इस आंदोलन की मांगे जो थी वो ये थी कि जो ऑटोमन साम्राज्य है ना, जो पहले के ऑटोमन साम्राज्य के इस्लामी पवित्र स्थान है, यानी जो इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग जो पवित्र स्थान है, उन पे क्या होना चाहिए, तुर्की सुल्तान और खलीफा का नियंत्रण बना रहे, क्योंकि ये जो मुसलमान वगैरह जो भी थे ये तुर्क से रिलेटेड थे, तो वहाँ पे इनका नियंत्रण बना रहे। इसके बाद जो था अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन, ये सारे इस्लामी कंट्री हैं, आप जानते हैं उनके। ठीक है, इस्लामी ये कहा गया था ये जो देश हैं इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहें, यानी इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहना चाहिए इनको, और खलीफा के पास इतने क्षेत्र हों कि वे इस्लामी विश्वास को सुरक्षित करने के योग्य बन सके। तो ये था। कोई अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप याद कर लो कि खिलाफत आंदोलन से महात्मा गांधी ने हाथ मिला लिया था। ठीक है, 2 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। थोड़े ये नाम वगैरह होते हैं ना इनके, वो याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन से हाथ मिला लिया तो उससे फायदा क्या हुआ, उससे ये हुआ कि भारत में जो हिंदू थे और जो मुसलमान थे, अब वो दोनों, हिंदू तो पहले से जुड़े थे, यानी अब मुसलमानों का संगठन भी उससे जुड़ गया, तो ये जो आंदोलन था वो और बड़ा हो गया, असहयोग आंदोलन। ठीक है, और फिर क्या हुआ, जो महात्मा गांधी ने कहा था ना कि विद्यार्थी जो है वो स्कूल जाना छोड़ दें, वकील अदालत जाना छोड़ दें, मजदूर हड़ताल पे आ जाएं, तो वो सारी चीज़ें हो गई। स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने स्कूल और कॉलेज जाना छोड़ दिया, वकील जो थे उन्होंने अदालतों में जाना छोड़ दिया, मजदूर वगैरह जो थे, श्रमिक थे, वो हड़ताल पे चले गए। एक सरकारी रिपोर्ट में ऐसा पता लगा है कि 1921 का जो वक्त था, साल था, उसमें 396 हड़ताल हुई थी, यानी कि 396 हड़ताल जो बोल रहे हैं, 396, ये एक बहुत बड़ा वो होता है, दायरा होता है। ठीक है, कम नहीं है ये हड़तालें, और 6 लाख श्रमिक शामिल हुए, यानी कि 6 लाख मजदूर शामिल हुए। महात्मा गांधी की एक आवाज पर इतने लोग शामिल हो गए थे, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। 70 लाख कार्य दिवस का नुकसान हुआ। कार्य दिवस होता है वर्किंग डेज, यानी कि वर्किंग डेज जैसे आपका स्कूल वगैरह होता है, आपको भी पता होगा कि 220 या उससे कुछ आसपास के जो दिन होते हैं, इतने वर्किंग डेज होने चाहिए आपके, इतने दिन आपको स्कूल जाना ही पड़ता है, आपका स्कूल लगता है। इसी तरीके से जो कोई व्यक्ति होता है वो जैसे नौकरी करता है तो उसका भी टाइम पीरियड होता है कि भाई इतना जो महीने में इतने वर्किंग डेज उसको करने ही होते हैं। ठीक है, तो यही था कि मतलब 70 लाख कार्य दिवस का नुकसान हुआ था, जो कि बहुत ज्यादा नुकसान है। किसानों ने क्या करा था, टैक्स देना बंद कर दिया था। अवध के किसानों ने, अवध में जो किसान थे उन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया था। फिर क्या हुआ, 1857, आपको पता होगा कि 1857 में जब आंदोलन हुआ था, तब इस 1857 के आंदोलन ने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। ये मैंने 1857 के चैप्टर में आपको बताया था। और 1857 के बाद 1922 में ये पहला ऐसा आंदोलन है जब महात्मा गांधी या किसी व्यक्ति के तौर पर एक बहुत बड़े मतलब उस पर बड़े लेवल पे आंदोलन हुआ था।
ठीक है। इसके बाद ये देखना है आपको कि जो डार्क दिख रहा है इसमें स्क्रीन में 1922 यानी 1922 में किसानों के एक समूह ने क्या करा, एक ग्रुप था, उन्होंने ये जो जगह है ये वहाँ पे है गोरखपुर यूपी, ठीक है। वहाँ पे चौरी चौरा नाम की एक जगह थी, वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन में वहाँ पे आग लगा दी गई थी। यानी कि जो पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी, जिसके तहत क्या हो गया था, कई लोगों की जान गई थी। तो इस घटना के होने के बाद, क्योंकि महात्मा गांधी ने तो ये कहा था कि भाई हमारे आंदोलन में हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो हिंसा हो गई, तो महात्मा गांधी इस चीज़ से बहुत दुखी हुए, उनको बहुत बुरी लगी ये बात। उन्होंने क्या करा, तत्काल उसी वक्त अपने आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है। यानी कि वहीं पे आंदोलन क्या कर दिया, रोक दिया। हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया था और 1922 में महात्मा गांधी जी को भी राजद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया गया था। जज ने उन्हें 6 साल की सजा सुना दी थी, ठीक है। तो अब वो जो जज थे उन्होंने कुछ बात कही थी महात्मा गांधी को लेकर। क्या बात कही थी वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, बहुत अच्छी बात कही थी, इसीलिए मैंने ये बुक में से ले लिया है, आपको यहाँ पे दिखा के बता देता हूँ। देखो यहां से देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये उन जज का नाम है, जस्टिस CN ब्रूमफील्ड। इन्होंने उन्हें सजा सुनाते समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। इन्होंने ये कहा कि इस तथ्य को, बहुत ध्यान से सुनना इन चीजों को, कि इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि मैंने आज तक जितनी जांच की है, उसने, जज ने यह कहा कि आज तक मैंने जितनी जांच की है या मैं करूंगा, आगे करूंगा, आप उनमें से भिन्न श्रेणी के हो, यानी कि आप उनमें से बिल्कुल अलग टाइप के हो, अलग व्यक्ति हो, भिन्न श्रेणी के हो। और इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि आपको लाखों देशवासियों की दृष्टि में एक महान देशभक्त और नेता हैं। यानी कि आप जो हो, आप लाखों जो देशवासी हैं उनकी नज़र में एक महान देशभक्त हो। और यहाँ तक कि राजनीति में लोग जो आपसे अलग मत रखते हैं, यानी कि महात्मा गांधी थे, उनका बहुत सिंपल सा तरीका था, सत्याग्रह करना, बिना हिंसा, लड़ाई झगड़े की अपनी बातों को मनवाना, ठीक है, आंदोलन करना, ये इनका अलग तरीका था बिल्कुल। जो व्यक्ति इन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे, हो सकता है कि कुछ व्यक्ति कहते हो कि भाई अहिंसा और इन सारी चीज़ों से कुछ नहीं होता, वो व्यक्ति भी महात्मा गांधी के आदर्शों और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते थे इनको। यानी कि वो भी मतलब कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि गांधी जी ने कानून की अवहेलना करी है, यानी उन्होंने कानून को तोड़ा है, कहीं ना कहीं कानून को नुकसान पहुंचाया है। तो इस हिसाब से भाई गांधी जी को 6 वर्षों की जेल की सजा सुनाया जाना आवश्यक था, ऐसा कहा उस जज ने। लेकिन जज ने यह भी कहा कि यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में, यानी ये जो सजा दी गई है इनके वर्षों में अगर कमी करने का कभी मौका मिले या आपको कभी आज़ाद किया जाए, तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होगी। यानी कि कहीं ना कहीं वो जो जज था वो भी उस महान देशभक्त यानी महात्मा गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। वरना कोई एक अंग्रेज जज इस तरीके से, मतलब अंग्रेज तो एक अजीब सी घृणा की नज़रों से देखते थे भारतीयों को, लेकिन किसी अंग्रेज के मन में किसी भारतीय के लिए ऐसे विचार हों तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। तो ये था एक महात्मा गांधी के बारे में एक ऐसा विचार जो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता था कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को, ठीक है। तो जज ने क्या कहा था ये बता दिया मैंने आपको। 6 साल की उनको सज़ा सुना दी गई थी, हालांकि बाद में जो सज़ा वगैरह थी वो कम हो गई थी, उनको 1924 में रिहा भी कर दिया गया था। तो वो बाद की बात नहीं, पहले आप यहाँ पे देखो कि गांधी ने 1922 तक भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम बदल दिया। सिर्फ ये जो एक लाइन है ना, इस लाइन का मतलब समझ लेना, बहुत ध्यान से समझना कि इस लाइन में कहा क्या जा रहा है। ये कोई आम लाइन नहीं है, यहाँ पे ये है कि महात्मा गांधी ने 1922 तक भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम बदल दिया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम बदल दिया था। आप इसका जो मतलब समझ रहे हो ना, इसका मतलब वो नहीं है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा अलग है। यानी राष्ट्रवाद को, यानी कि राष्ट्रवाद मतलब देशभक्ति, राष्ट्रवाद मतलब का मतलब ये होता है कि एक ऐसी आंतरिक भावना, एक ऐसी अंदरूनी देशभक्ति जो दिल के अंदर से निकले और अपने देश के सम्मान, देश की रिस्पेक्ट के लिए हो, ठीक है। इसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं, राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। राष्ट्रवाद कोई बाहर से नहीं बनाया जा सकता, ये एक अंदरूनी भावना होती है जो किसी व्यक्ति को अपने देश के
के लिए होती है। ठीक है, जैसे कि आप अपने देश के बारे में अच्छा सोचते हो, आप अपने देश के लिए कुछ कर सकते हो, तो ये आपके अंदर का राष्ट्रवाद है। तो महात्मा गांधी ने ना लोगों के अंदर देशभक्ति को बदल दिया था बिल्कुल। पहले जो था वो बिल्कुल अलग था, लेकिन महात्मा गांधी ने इसको एक मजबूत देशभक्त के रूप में परिवर्तित कर दिया था। सब कुछ मतलब बिल्कुल बदल गया था। और अब पहले तो वो जो बड़े लोग थे वही शामिल होते थे, लेकिन अब किसान, श्रमिक, कारीगर भी इसमें शामिल होने लगे थे। ये गांधी जी को महात्मा कहने लगे थे। तो गांधी जी ने एकदम बदल दिया था। ये कुछ ही साल हैं इनके। इन्होंने ये 1915 में वापस आए थे, 1916 में पहली बार बनारस में गए थे। आपने पढ़ा होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो उसकी स्थापना वगैरह में गए थे। उसके बाद 1917 और 18 ये 2-3 साल ही थे जहां से उन्होंने एकदम से अपने आप को एकदम परिवर्तित कर लिया और पूरे देश में एक महान व्यक्तित्व के रूप में जाने जाने लगे। और देखो महात्मा गांधी की जो फैन फॉलोइंग्स थी वो कितनी थी, लाखों किसान, हजारों लाखों लोग सभी महात्मा गांधी को पसंद करते थे। यहाँ तक कि सभी हिंदू, सभी मुस्लिम, ठीक है, ये सभी महात्मा गांधी को पसंद करते थे। इसके अलावा कुछ विशेष लोगों को भी दिखाता हूं मैं आपको। देखो ये देखो, यहां पे ध्यान से देखो, कुछ आपको नाम दिख रहे हैं यहाँ पे। महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, गोविंद वल्लभ भाई पंत और सी राजगोपालाचारी। ये सभी ऐसे व्यक्ति थे जो कि काफ़ी खास रहे थे उस टाइम पे, और ये भी कहीं ना कहीं महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और महात्मा गांधी को बहुत अपना उच्च आदर्श के रूप में देखते थे। ठीक है, तो ये जो थी बातें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो आगे आते हैं हम और थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ठीक है, इससे पहले ना एक चीज ये थी आपकी बुक में, ये मुझे आपको बतानी है कि महात्मा गांधी जहां पे भी जाते थे ना, इनसे रिलेटेड कुछ अफवाहें फैल जाती थी अपने आप, और बहुत सारी अफवाहें थी। जैसे अफवाहें आपकी बुक में दे रखा है, मैं आपको इन्हीं में से एक छोटी सी अफवाह, हालांकि सारी बातें नहीं बताऊंगा, लेकिन 2-4 बातें बताऊंगा जिसे आपको सुन के जो काफी अच्छी लगेंगी और आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगी। क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जब जाते थे ना कहीं पे, तो हजारों की संख्या में लोग उनको देखने आ जाते थे। ठीक है, मतलब लोग उनको इतना ज़्यादा पसंद करते थे, इतना ज़्यादा पसंद करते थे, बहुत ज़्यादा पसंद करते थे कि हमेशा भीड़ की भीड़ आ जाती थी। उनको कुछ दान देना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे लोग। ठीक है, इस तरीके से। अफवाहें क्या थी वो ये देखो। अफवाह कुछ ये थी कि गांधी जी जहाँ भी गए वहाँ चमत्कारिक शक्तियों की अफवाहें फैल गई। कुछ स्थानों पर ऐसा कहा गया, यहाँ से देखो आप, मैं आपको 2 लाइन 3 लाइन सिर्फ हाईलाइट करूंगा और यहाँ पे एक पॉइंट निकल जाएगा हमारा, कि वो कुछ स्थानों पर यह कहा गया कि उन्हें राजा द्वारा किसानों के दुख तकलीफ में सुधार के लिए भेजा गया। यानी राजा ने भेजा उन्हें और किसानों की दुख तकलीफ में सुधार के लिए भेजा है, और उनके पास सभी स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों को अस्वीकृत करने की शक्ति है। यानी जितने भी अधिकारी वगैरह होते हैं ना अंग्रेज, वो जो भी अधिकार दें, महात्मा गांधी के पास एक ऐसी शक्ति है कि वो उसको मना कर सकते हैं बिल्कुल कि भाई हम ये नहीं करेंगे। ठीक है, ये अफवाह। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आओ। एक अफवाह ऐसी थी कि ऐसा कहा गया कि गांधी जी की आलोचना, मतलब बुराई करने वाले गांवों के लोगों के घर रहस्यात्मक रूप से गिर गए अथवा फसल चौपट हो गई। यानी कि कुछ लोग जो थे, एक गांव था, उस गांव में कुछ लोग महात्मा गांधी की आलोचना कर रहे थे, उनकी बुराई कर रहे थे। तो क्या हुआ कि उनके जो घर थे वो रहस्यात्मक रूप से गिर गए, उनकी जो फसल थी वो चौपट हो गई। गांधी बाबा, गांधी महाराज, सामान्यतः इनको महात्मा अलग अलग नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, तो ये एक अफवाह थी। और देखो थोड़ी सी 1-2 अफवाहें और पढ़ते हैं कि कुछ न्यूज़पेपर वगैरह में कुछ खबरें छपी थी, उसे बहुत देख के अचंभा होगा आपको। देखो बस्ती गांव के सिकंदर साहू ने 15 फरवरी को कहा कि वह महात्मा गांधी जी में तब विश्वास करेगा जब उसके कारखाने, जहाँ पे गुड़ का उत्पादन होता है, हाँ ठीक है, उसका एक कारखाना था जहाँ पे गुड़ बनाया जाता था, वहाँ पे गन्ने के रस से भरा जो कढ़ाई है वो उबलता हुआ 2 भागों में अगर टूट जाएगा तब मैं महात्मा गांधी पे विश्वास करूंगा। और तुरंत ही कढ़ा वास्तव में बीच में से 2 हिस्सों में टूट गया।
ठीक है, ये अफवाहें थी, और ये अफवाहें आपको पता है एक बार एक आदमी ने सुनी, उसने दूसरे को बताई, दूसरे ने तीसरे को बताई, तीसरे ने चौथे, सो ऐसे ही गांव दर गांव धीरे धीरे वो अफवाहें आपको पता है बहुत जल्दी फैल जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी अफवाहें ऐसे ऐसी फैल रही थी महात्मा गांधी के बारे में। अब दूसरी अफवाह देखो, आजमगढ़ के किसान ने कहा कि वह महात्मा जी की प्रामाणिकता पे तब विश्वास करेगा जब उसके खेत में लगाए गए गेहूं तिल में बदल जाएंगे, और अगले दिन उसके खेत के सारे गेहूं तिल में बदल गए। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये अफवाहें हैं। कुछ अफवाहें ऐसी थी जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा फैल रही थी। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। महात्मा गांधी जो थे वो 1924 में रिहा हो गए। उन्होंने क्या करा, जेल से रिहा होने के बाद खादी को बढ़ावा दिया और छुआछूत की समाप्ति करने में लग गए। ठीक है, हिंदू मुस्लिम के बीच में इन्होंने सौहार्द बढ़ाने को कहा, यानी हिंदू मुस्लिम आपस में क्या करें, भाईचारे से रहें। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए इन्होंने बोला कि अगर आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है तो हमें स्वावलंबी बनना पड़ेगा। स्वावलंबी का मतलब है कि अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। इन्होंने बोला विदेशी कपड़े की जगह हमें खादी कपड़े को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम दांडी यात्रा पे। ये थोड़ी पिक जो है ब्लर आ रखी है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन समझ में आ जाएगी आपको। दांडी यात्रा पे आते हैं, देखते हैं क्या हुआ था भाई। उस टाइम पे ना अंग्रेजों ने जो नमक जो बनाया जाता था वो राज्य के अधीन था, यानी कि जो अंग्रेजों की जो सरकार थी वही नमक बना सकती है और वही उसको बेचेगी, उसका उत्पादन वही करेगी और उसका विक्रय भी वही करेगी। ऐसा कानून बना दिया था अंग्रेजों ने, जो कि गलत कानून था। ठीक है, और इसके तहत क्या होता था, वो गरीब लोगों से, क्योंकि नमक जो होता था वो सभी को घर में चाहिए ही होता है। आपको पता है कि बिना नमक के क्या हो सकता है, कुछ होता ही नहीं। नमक की तो बहुत ज़रूरत होती है खाने में, तो हर कोई नमक का यूज़ करता था। और वो अंग्रेज क्या करते थे, उसी नमक के लिए ऊंची कीमत वसूल करते थे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये तो सबसे घृणित और गलत कानून है। महात्मा गांधी ने क्या करा, इसका विरोध कर दिया। ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई हम इस कानून को तोड़ेंगे, और गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती अपने आश्रम से, ठीक है, समुद्र की ओर चलना शुरू कर दिया, और अपने समर्थकों के साथ, उनके जो समर्थक थे वो सब उनके साथ थे। 3 हफ्ते बाद वहां पे पहुंचे वो, मुट्ठी भर नमक बनाया और कानून तोड़ दिया। तो 1920-22 की तरह ही ये कानून तोड़ा। उसके बाद क्या हुआ, जैसे 1920-22 में विरोध नहीं हो रहा था चौरा चौरी और उससे पहले वाली जो घटना पड़ी थी, ठीक उसी तरीके से किसानों ने विद्रोह शुरू कर दिया। फैक्ट्री मजदूर जो थे वो हड़ताल पे चले गए, स्टूडेंट ने विद्यालय जाना बंद कर दिया, कॉलेज जाना बंद कर दिया, और लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। नमक सत्याग्रह में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, और उनके साथ 60,000, ठीक है, लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो ये जो था, ये पार्ट 2 था। पार्ट 2 में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, और इसका जो पार्ट 3 आएगा उसमें हम पढ़ेंगे लास्ट आंदोलन जो हमारा होगा, एक गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद जो भारत छोड़ो आंदोलन है और फिर कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 1 में हमने बेसिक गांधी जी के बारे में जाना, उनके जो चंपारण के सत्याग्रह थे और आगे के जो आंदोलन थे उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने असहयोग आंदोलन को पढ़ा, और इस वाले में हमने दांडी यात्रा, ये वाला जो आंदोलन है, इसको पढ़ लिया है। बहुत सारी चीज़ें हमने सीख ली है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, अगर आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको एक काम करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना है। और एक और बात कि कई बच्चे बार बार पीडीएफ मांगते, तो मैं कई बार कह चुका हूँ कि पॉलिटिकल साइंस की पीडीएफ वगैरह मैं अवेलेबल करवा चुका हूँ बच्चों को, लेकिन जो हिस्ट्री की पीडीएफ मांगते रहते हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि भाई नोट्स कंप्लीट नहीं है। जिस दिन कंप्लीट नोट्स हो जाएंगे मैं उस दिन अपने आप ही पीडीएफ का लिंक शेयर कर दूंगा। और आप इतना नहीं कर सकते हो क्या आपको क्या करना है, अपनी वीडियोस में स्क्रीनशॉट ले लिया करो, तो आपके पास सारे के सारे वैसे ही अवेलेबल हो जाएंगे, आपको बार बार लिखने विखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर आप क्या करो, स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो, प्रिंट निकलवा सकते हो, इतने सारी चीज़ें आपके पास, लेकिन आप पता नहीं क्यों इन चीज़ों के पीछे भागते रहते हो। ठीक है, टाइम कम है, मेहनत ज़्यादा करनी है, और मेहनत तुम्हें करनी है। हालांकि मैं अपना टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद करता हूँ कहीं ना कहीं तुम्हारे चक्कर में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसका मतलब इतना रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। तो आपको क्या करना है कि अच्छे से मेहनत करने हैं, अच्छे नंबर लेके आना। अगर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो मुझे खुशी होगी कि भाई मेरी मेहनत जो थी कहीं ना कहीं सफल हो रही है। ठीक है, तो सभी बच्चे क्या करें, बिल्कुल लग जाएं अपनी मेहनत में, दिन रात लगा दें अपनी पढ़ाई में, क्योंकि अब हमारे पास जो समय है वो बहुत कम बचा हुआ है। बहुत जल्दी हमारे प्री बोर्ड खत्म होने के साथ ही हमारे फाइनल शुरू होने वाले हैं, तो अब हमारे पास टाइम बचा